हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप वर्मा रेडियोलॉजी टीम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अक्सर ट्यूब पार्ट 1 हमने कर लिया, इजी नोट्स में हम कर रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में सहूलियत मिल सके चीज़ों को आसानी से करने में। इसलिए एक पार्ट हमने एक वीडियो में कंप्लीट किया और जो दूसरा है वो आज हम करेंगे। आज हमारा रहेगा लाइन फोकस प्रिंसिपल, थर्मिंग इमिशन वगैरह और जो एडवांटेज वगैरह दो एनोड थे उनके, और हम जो कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। तो देखिए कि लाइन फोकस प्रिंसिपल क्या होता है लाइन फोकस प्रिंसिपल की जो हमारी एक्स-रे ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। मेन कंपोनेंट होते हैं एक्स-रे ट्यूब के एनोड और कैथोड। एनोड के कैथोड के क्या होता है, फिलामेंट का एक वायर होता है, ठीक है, और उसके चारों एक फॉक्सिंग कप होता है, ये लगा दिया, निकल का होता है, ये टंगस्टन की एलॉय होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम निकलेगी और टारगेट के ऊपर जाके टकराएगी, यानी जो हमारा एनोड है उसके ऊपर जाके टकराएगी। अब एक बात ध्यान से देखिए कि जो एनोड होता है, स्टेशनरी एनोड होता है, उसमें एक एंगल दिया जाता है, इंक्लाइंस या झुकाव दिया जाता है, 6 डिग्री से 20 डिग्री एंगल दिया जाता है। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये झुकाव क्या होता है, एनोड एंगल जो हम देते हैं, इसी को झुकाव है वो लाइन फोकस प्रिंसिपल के ऊपर ही दिया गया था, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग इस एनोड को हम झुकाव देते हैं। क्यों देते हैं वो भी अभी पता चल जाएगा कि जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम निकलेगी, अब एक तो ये एरिया सीधा है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम आएगी, इतनी दूर में मतलब इलेक्ट्रॉन्स जाके टकराएंगे। अब इस एनोड को अगर मैं इससे टेढ़ा कर दूँ, यानी कुछ डिग्री एंगल दे दूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम है वो टारगेट के थोड़े ज़्यादा एरिया के ऊपर जाके टकराएगी, यानी इंटरेक्ट करेगी। जिससे क्या होगा, जो हमें एक्सरे और ज़्यादा मिलेगी भाई। और एक जगह बार बार टकराने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इससे टारगेट के ऊपर रखने की इनपिटिंग आ सकती है, यानी वो खुरदरा हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें जो एनोड एंगल है वो दिया जाता है ताकि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे। एक बात और, फोकल स्पॉट क्या होता है कि जहाँ से कैथोड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जाके टारगेट पर जिस सरफेस के ऊपर टकराते हैं उसको हम फोकल स्पॉट कहते हैं, और जितने एरिया में जाके टकराएंगे उसको एक्चुअल फोकल स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअल फोकल स्पॉट है और झुकाव दिया गया लाइन फोकस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित। कोई दिक्कत नहीं है ना। जो चीज़ें आपको देखने में अभी इसी डायग्राम में आपको बता देता हूँ। अब एक फोकल स्पॉट और होता है इफेक्टिव, अपेरेंट और प्रोजेक्टेड फोकल स्पॉट। ये कौन सा फोकल स्पॉट होता है भाई, यानी जितने एरिया में जाके इलेक्ट्रॉन टकराए उसको तो एक्चुअल फोकल स्पॉट बोल दिया हमने। लेकिन हम जब यहाँ से कैसेट नीचे रखते हैं, जहाँ पे एक्सपोज करते हैं, उस एरिया से अगर हम नीचे से देखेंगे ऊपर की ओर, तो हमें जो एनोड जो सरफेस है, यानी जो फोकल स्पॉट है, वो कितना दिखाई देगा, कि मतलब कितना बड़ा दिखाई देगा, ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा या छोटा दिखाई देगा, ठीक है ना। वो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ठीक है। यानी हम नीचे से देखेंगे तो ये जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है हमें दिखाई देगा, तो वो उसको बोलते हैं अपेरेंट, प्रोजेक्टेड और इफेक्टिव फोकल स्पॉट। और सीधा सामने से देखेंगे कैथोड से, उसको बोलते हैं एक्चुअल फोकल स्पॉट। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, थ्योरी में देख लिए कि द एक्चुअल फोकल स्पॉट कौन सा होता है, आपको पता ही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे टकराते हैं, इज़ लार्जर, यानी बड़ा होता है देन इफेक्टिव फोकल स्पॉट। जब नीचे से देखेंगे तो हमें छोटा दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर्पस देखिए कि बेटर हीट डिसिपेशन, इससे क्या होगा, अगर लाइन फोकस प्रिंसिपल के आधारित हमने एनोड बनाया है, यानी जो उसमें झुकाव दिया है 6 से 20 डिग्री, सॉरी कितना दिया, 6 डिग्री से 20 डिग्री लगभग झुकाव दिया जाता है इसमें, तो क्या होगा, जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है वो बड़ा होगा इफेक्टिव फोकल स्पॉट की तुलना में। उससे क्या होगा कि बेटर हीट डिसिपेशन मिलेगा और इम्प्रूव्ड इमेज शार्पनेस, यानी जो इमेज की जो शार्पनेस यानी क्वालिटी की बात कर रहा है वो क्या होगी, इम्प्रूव्ड होगी, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या होगा कि हायर रिजोल्यूशन मिलेगा और ब्लर है वो इमेज के ऊपर आएगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। आगे देखिए फोकल स्पॉट क्या होता है। फोकल स्पॉट आपको मैंने बता दिया कि जिस टारगेट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल स्पॉट बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, एक्चुअल फोकल स्पॉट और अपेरेंट इफेक्टिव, वो आप इनको जो भी नाम दो दूसरे वाले को वो बोल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे देखो, आगे देखो, एक्चुअल फोकल स्पॉट कौन सा होता है, फिजिकल एरिया बोम्बार्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बोम्बार्डिंग होती है ना ऊपर जाके टारगेट के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल फोकल स्पॉट। और इफेक्टिव वाला कौन सा होता है, मतलब इमेज रिसेप्टर की तरफ से हम देखेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, जो एरिया में दिखाई देगा उसको अपेरेंट या फिर इफेक्टिव फोकल स्पॉट आप बोल सकते हो। कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे देखिए, हील इफेक्ट, एक नई चीज़ आई है। हील इफेक्ट क्या होता है, डायग्राम के द्वारा देखें, दिखाता हूँ आपको। देखिए डायग्राम देखिए, हील इफेक्ट क्या होता है कि जो कैथोड होता है, इस साइड बना दिया मैंने, कैथोड होता है,
इससे क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और टारगेट सरफेस के ऊपर जाके टकराएंगे। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टारगेट सरफेस पे जाते ही तो एक्सरे से बनने रहे, यानी एक्सरे में कन्वर्ट होने से रहे। तो क्या होगा कि जो टारगेट मटेरियल है उसमें टंगस्टन के जो एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ रिएक्शन होगी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ब्रह्मशाला एक्सरे, जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, तो उसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ हद तक टारगेट के अंदर तक जाएंगे, है ना, यानी कुछ डिस्टेंस तय करेंगे, दूरी तय करेंगे और फिर वो एक्सरे में कन्वर्ट होगा। मतलब जितनी ज़्यादा वो दूरी तय करेगा तो उसकी जो एनर्जी है एक्सरे की बनने की, वो एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी वो हीट में ज़्यादा कन्वर्ट होगा, एक्सरे कम पावर की बनेगी तो भी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगा टारगेट मटेरियल के अंदर, वो उतनी ही कम एक्सरे बनाएगा। तो जितनी कम दूरी तय करेगी वो उतनी ज़्यादा एक्सरे बनेगी। यानी यहाँ से अगर टकराया और वापस यहीं से आ गया तो 105% यहाँ इस तरफ बन रही है, और फिर 100%, फिर और अगर ज़्यादा दूरी तय करी तो लगभग 73% एक्सरे बन रही है, सेम नहीं होती। तो अगर इसको हम बोलें हील इफेक्ट के अकॉर्डिंग कि जो कैथोड की तरफ जो एक्सरे निकल रही है, यानी जो एक्सरे की पावर है वो ज़्यादा हाई होती है बजाय एनोड की ओर। ठीक है, यानी कैथोड के पास का एरिया ये है तो इस तरफ क्या बनेगी, एक्सरे ज़्यादा एनर्जी की बनेगी और ये कम एनर्जी की बनेगी। तो इसमें क्या होगा, जो एनोड एंगल होता है ना वो ज़्यादा मायने रखता है, एनोड एंगल इफेक्टिव होता है। जब एनोड एंगल अगर ज़्यादा होगा यानी होगा तो उसमें क्या होगा, हील इफेक्ट उसके ऑपोजिट होता है। जैसे एनोड एंगल मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हील इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप? अब एक बार मैंने जो चीज़ समझा आपको समझ में आ गया, अब थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में देखो, वेरिएशन इन एक्सरे इंटेंसिटी, जो एक्सरे की इंटेंसिटी होता है उसमें क्या मिलता है, हमें वेरिएशन मिलता है। ठीक है, वेरिएशन अक्रॉस द बीम ड्यू टू अब्जॉर्प्शन विथ इन द एनोड, यानी एनोड के साथ में जो अब्जॉर्प्शन होता है बीम का, जो इलेक्ट्रॉन बीम का, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, वेरिएशन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट देखने को मिलता है। यही है हील इफेक्ट और कुछ नहीं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो कि ग्रेटर इंटेंसिटी ऑन कैथोड साइड, कैथोड साइड की तरफ क्या होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है जो आपको मैंने दिखाई थी, और एनोड साइड की तरफ इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है। कोई दिक्कत। फिर इसका क्लिनिकल यूज़ कहाँ किया जाता है कि यदि पेशेंट का जो एक पार्ट है वो ज़्यादा मान लो थिक है और एक क्या है, थिन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हील इफेक्ट को काम में ले सकते हैं। जैसे फीमर का हम एक्सरे करें तो फीमर है वो ऊपर हिप जॉइंट की तरफ क्या होती है, मोटी होती है ना, थिक होती है। डायग्राम बना के समझो, समझ में आ जाएगा। जो फीमर होती है पेशेंट की, है ना, जो फीमर होती है वो क्या होती है, हिप जॉइंट की तरफ क्या होती है, थिक होती है, यानी मोटी होती है, और नी जॉइंट की तरफ क्या होती है, थिन होती है। ठीक है, तो हील इफेक्ट को हम काम में ले लेंगे तो जो हिप जॉइंट के वाला जो एरिया है उसकी तरफ हम कौन सा करेंगे, कैथोड वाला जो हिस्सा है उसको हिप जॉइंट की तरफ कर देंगे, और जो एनोड वाला हिस्सा है उसको कहाँ कर देंगे, नी जॉइंट की तरफ। इससे हम जो हील इफेक्ट है उसको काम में ले सकते हैं एक्सरे में। उससे क्या होगा, जो रेडिएशन है वो हमें इक्वल मिलेगी इमेज के ऊपर। एग्जाम्पल के जैसे देखिए फीमर थोरासिक स्पाइन में भी ले सकते हैं, क्यों एलएस की तरफ जाएंगे जो स्पाइन है मोटी होती जाएगी, सर्वाइकल स्पाइन है वो क्या होती है, थोड़ी थिन होती है, छोटी होती है। इसमें भी हम काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, हीट प्रोडक्शन इन एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब में जो हीट प्रोडक्शन होता है वो देखो। हीट जनरेशन, अबाउट 99% ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बिकम हीट, यानी जो हम प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से टारगेट के ऊपर टकराते हैं, उससे जो एक्सरे बनती है उसमें से लगभग 99% तो हीट में बदल जाती है, ये बता रहे हैं। और हीट जो डिसिपेशन होती है उसको फैलाने के जो मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। रेडिएशन का मतलब क्या आता है, यदि कोई मटेरियल है उसको हम गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर रेडिएशन निकलना ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, उससे रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाती है उसकी सरफेस से ही, उसको तो हम रेडिएशन बोलते हैं। और कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एरिया गर्म है ज़्यादा, जैसे एक मेटल का टुकड़ा है, अब यहाँ से मैं इसको गर्म कर रहा हूँ तो यहाँ से ये गर्म हो रही है, तो ये जो ठंडा वाला जो कूल वाला हिस्सा है ये धीरे धीरे ये भी गर्म करना स्टार्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। यानी हीट ट्रांसमिशन हो रहा है ना, कंडक्ट चालन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे कि हम एक्सरे ट्यूब होती है हमारी, एक्सरे ट्यूब होती है, डायग्राम दूँगे, ये एक्सरे ट्यूब है भाई, ये कैथोड है, ये एनोड है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही टकराएंगे, ये पूरा एरिया गर्म हो जाएगा, जो हीट होगी तो उसको, जैसे इसके चारों ओर ऑयल फील होता है ना, ऑयल, तो हीट को क्या कर देगा, ऑयल को दे देगा, और ज़्यादा हीट होगी तो इसको बाहर एयर में भी छोड़ देगा। तो क्या हो, इसका
कन्वेक्शन हो गया, यानी 7 तो हो ही रहा है, हीट तो बाहर जा ही रही है। ये होता है रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, 3 मेथड होते हैं। ठीक है, आगे देखो एनोड की कूलिंग देखो। एनोड कूलिंग में क्या होता है, इसके मेथड है रेडिएटिव कूलिंग, ऑयल कूलिंग, फैन कूलिंग, 3 टाइप की कूलिंग होती है। यानी हीट ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू ट्यूब एनवलप, जो हीट होती है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एनोड से ट्यूब एनवलप की ओर। कुछ नहीं है इसमें, जो ट्यूब एनवलप इसमें क्या होता है, फिर देखिए ऑयल भी भरा होता है। जो ऑयल होता है वो क्या कर लेता है, इंसुलेटिंग ऑयल होता है जो हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। फैन कूलिंग क्या होती है कि जो रिमूव हीट फ्रॉम हाउसिंग, जैसे रूम में फैन वगैरह होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, जो हाउसिंग होती है उसकी ट्यूब की, उससे रिमूव कर देते हैं हीट को। ठीक है, आगे देखो रोटेटिंग एनोड डिसएडवांटेज। रोटेटिंग एनोड के डिसएडवांटेज और रोटेटिंग एनोड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखो रोटेटिंग एनोड के क्या होते हैं। देखो कि जो रोटेटिंग एनोड का जो टारगेट एरिया होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। इसका एडवांटेज की बात कर रहा हूँ, जो रोटेटिंग एनोड का टारगेट एरिया है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे वो एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। और बेटर हीट डिसिपेशन, जिससे क्या होगा, ये घूमता है ना, उस वजह से क्या होगा, जो हीट डिसिपेशन में फैलाव होता है वो ज़्यादा होगा। इंक्रीज ट्यूब लोडिंग है ना, जो इंक्रीज ट्यूब लोडिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी इसकी। ठीक है, और हायर एक्सपोजर टेक्निक, जो इसमें क्या होगा, एक्सपोजर हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर देखिए लॉन्गर ट्यूब लाइफ, इससे क्या होगा, ट्यूब की लाइफ भी लंबी होगी। ठीक है, इसमें आर्किंग वगैरह नहीं आएगी भाई। फिर देखो रोटेटिंग एनोड के डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये एक्सपेंसिव होता है भाई, महंगा होता है। कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है इसकी, जटिल डिज़ाइन होती है। मैकेनिकल वियर होता है, यानी इसमें रोटर स्टार्टर वगैरह बहुत कनेक्टिंग वायर होते हैं, इस वजह से इसमें रोटर मोटर और ये क्या होते हैं, बर्निंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बियरिंग फेलियर माई एकर, जो बेयरिंग्स होते हैं उसके अंदर, जो रोटर स्टार्टर में बेयरिंग लगे होते हैं, उनके फेलियर होने के भी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, वो भी बेयरिंग पाए जा सकते हैं। आगे देखो जो स्टेशनरी एनोड होता है उसके एडवांटेज देखिए क्या है। स्टेशनरी एनोड की एडवांटेज क्या देखिए कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, सिंपल होती है, यानी आसानी बना, मतलब कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं होती इसकी भाई। लेस एक्सपेंसिव, यानी ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, और इजी मेंटेनेंस, इसको आसानी से हम मेंटेन रख सकते हैं। आगे देखो स्टेशनरी एनोड के डिसएडवांटेज क्या हैं, यानी लोअर हीट कैपेसिटी, यानी जो हीट कैपेसिटी होती है चीज़ की सहन करने की, वो क्या होती है, कम होती है भाई। अक्सर आउटपुट है वो भी इससे कम बनती है। लिमिटेड यूज़, इसको हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। कोई दिक्कत है क्या, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। फिर देखिए टारगेट मटेरियल की बात करते हैं। जो दोनों टंगस्टन मटेरियल जो एनोड होते हैं उनमें टारगेट मटेरियल काम में कौन कौन से लेते हैं, कैथोड और एनोड में, दोनों में होते हैं, लेकिन टारगेट की बात करें तो उसमें एनोड होता है। आइडियल रिक्रूटमेंट देखिए, इसका एटॉमिक नंबर हाई होता है। कितना होता है, अगर हम टंगस्टन की बात करें जो काम में लेते हैं उसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, 72, और इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लगभग 3370 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना ये चीज़ें काम की हैं। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है उसका चालन करने की जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो टंगस्टन होता है उसका एटॉमिक नंबर 74, मोलिब्डेनम होता है उसका 42, रेडियम होता है उसका 45। ये तीनों हम मटेरियल टंगस्टन के रूप में काम में लेते हैं। जैसे कि जो मेमोग्राफ एक्स ट्यूब होती है उसमें मोलिब्डेनम भी और रोडियम भी काम में लिए जाते हैं, टंगस्टन भी लिया जाता है वैसे, लेकिन तीनों काम में ले जाते हैं। और जो हम नॉर्मली जो काम में लेते हैं उसमें टंगस्टन और रोडियम काम में लेते हैं। ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। आगे देखो अक्सर ट्यूब एफिशिएंसी देखो, जो ट्यूब की एफिशिएंसी होती है वो कैसे निकालते हैं, यानी जो परसेंटेज होता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जो कि एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन हमने फिलामेंट से दिए, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन दिए और वो टारगेट के ऊपर जाके टकराए और हमें एनर्जी एक्सरे मिल रही है कितनी, 20 एक्सरे ही मिल रही है मान लो, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो हम बात करेंगे वो कितनी बनेगी कितनी नहीं, वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है एफिशिएंसी निकालने का, KVP, जितनी KVP देते हैं वो, और उसको मल्टीपल करेंगे एटॉमिक नंबर से, और ये होता है एक रेंज होती है 10⁻⁶, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो उसकी एफिशिएंसी मिलेगी। मान लो कि हमने 100 KVP दी और जो टारगेट है वो हमारा टंगस्टन मटेरियल है, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी वो देखो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 74 को, एटॉमिक नंबर 74 है इसका, ठीक है ना। टारगेट कितना है टंगस्टन का, 74, तो 100 KVP इंटू 74 और उसको मल्टीपल करेंगे 10⁻⁶ से, तो हमें कितनी आएगी, 0.7 से 1% तक इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना।
आगे देखो, जो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, सिर्फ जो प्रोडक्शन होता है उसको अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ट्यूब करंट यानी एम ए जितना देंगे हमें तो जो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो उतनी ज़्यादा हमें मिलेगी, ठीक है। और ट्यूब वोल्टेज यानी के जितनी ज़्यादा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी मात्रा में क्या होंगे, टंगस्टन टारगेट के ऊपर जाकर टकराएंगे और हमें एक्सरे ज़्यादा मिलेगी। यानी ये क्वालिटी पे डिपेंड करती है, क्वालिटी को निर्धारित करेगा, ये क्वांटिटी को निर्धारित करेगा। एक्सपोजर टाइम यानी जितना हम एक्सपोज टाइम देते हैं, आजकल की जो मशीन में एक्सपोजर टाइम जितना ज़्यादा मायने नहीं रखता, नॉर्मली होता है, लेकिन जो पुरानी मशीन होती है उसमें एक्सपोजर टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता था। एक्सपोजर टाइम यानी एक्सपोज जितना टाइम देते हैं वो MES, ठीक है। फिर होता है टारगेट एटॉमिक नंबर, जो टारगेट है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है वो भी मायने रखता है अक्सर प्रोडक्शन में। फिल्टर जानते हो आप, अक्सर ट्यूब की जो बेरिलियम विंडो होती है ना, उससे पहले क्या था, इसमें फ़िल्टर लगे हुए होते हैं। उससे पहले फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं वो आगे देखेंगे कभी। मैंने वैसे टॉपिक तो बनाया है, नोट्स नहीं बनाया शायद फिजिक्स में, अभी नहीं बनाए, आगे बताऊँगा आपको कभी। डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, जो जितनी ज़्यादा सोर्स से डिस्टेंस होगी वो भी मायने रखती है एक्सरे प्रोडक्शन में। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक्सरे प्रोडक्शन को अफेक्ट करने वाले कारक होते हैं। आगे देखो, जो ट्यूब फेलियर होते हैं उसके कोजेज क्या हो सकते हैं, यानी कारण क्या हो सकते हैं भाई, क्या कोज हो सकते हैं एक्सरे ट्यूब फेलियर के, क्या कारण हो सकते हैं। यानी फिलामेंट है वो इवापोरेट हो सकता है, यानी उसको वो जल सकता है, वाष्प बन सकती है उसकी, जो भी है मेन कारण भी हो सकता है। जैसे ज़्यादा गर्म कर दिया तो इवापोरेट हो सकता है, फिलामेंट ब्रेकेज हो सकता है, टूट सकता है फिलामेंट, उस वजह से भी एक्सरे ट्यूब क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। जो एनोड है वो क्रैक हो सकता है, बार बार इलेक्ट्रॉन टकराने से वो क्रैक्ट हो सकते हैं। जो बेरिंग्स होते हैं, जैसे रोटेटिंग अराउंड बेरिंग होते हैं, वो फेलियर हो सकता है उनका। जो रोटर होती है घूमने वाली, वो क्या होती है, डैमेज हो सकती है, उस वजह से भी ट्यूब में फेलियर आ सकता है। ओवर हीटिंग है, ज़्यादा गर्म होने से भी फेलियर आ सकता है। आर्किंग जानते हो आप, आर्किंग क्या होती है, जो अक्सर ट्यूब होती है उसके अंदर जो टंगस्टन जो टारगेट मटेरियल है वो इवापोरेट होकर उसकी ग्लास एनवलप के ऊपर जम जाता है। इससे उसकी क्या जाती है, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो एक्सरेज है वो उसको बाहर जाने नहीं देता, वो यहीं रोक लेता है इसके अंदर ही, तो ये बनाती है आर्किंग, इसको बोलते हैं। ग्लास एनवलप डैमेज, ग्लास एनवलप भी डैमेज हो सकती है, इस वजह से ट्यूब में फेलियर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखिए केयर ऑफ एक्सरे ट्यूब, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये चीज़ें सारी आपको करनी होती हैं, अच्छी समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है आपको। केयर ऑफ एक्सरे ट्यूब देखिए, वार्म अप ट्यूब बिफोर यूज़, क्या बोल रहा है कि जो यूज़ करने से पहले एक्सरे ट्यूब को वार्म अप करना ज़रूरी होता है, इस समझ रहे हो। फिर देखिए अवॉइड रिपीटेड हैवी एक्सपोजर, यानी बार बार एक्सपोज जो करते हैं उनको अवॉइड करना है, बार बार नहीं करना है। फॉलो ट्यूब रेटिंग चार्ट, जो ट्यूब रेटिंग चार्ट होता है उसको फॉलो करना है, ठीक है, यानी चार्ट को देख देख के हमें काम करना है। अलाउ एडिक्वेट कूलिंग टाइम, यानी जो बार बार हम क्या करते हैं, जो काम करते हैं मशीन के ऊपर, उसको थोड़ी देर के लिए कूलिंग टाइम भी देना है, अलाउ करना उसके लिए। फिर देखिए मेंटेन प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यानी जो हम पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं एक्सरे ट्यूब को, वो हमें मेंटेन रखनी चाहिए प्रॉपर। परफॉर्म रेगुलर सर्विसिंग, उसको रेगुलर इंजीनियर को भी दिखाना चाहिए, सर्विसिंग भी इसको रखनी चाहिए, ठीक है। चलो ये भी बता देता हूँ आपको। एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब की एप्लीकेशन क्या क्या होती है, इसको काम मतलब कहाँ काम में लेते हैं, रेडियोग्राफी में काम में लेते हैं, सीटी स्कैन में लेते हैं, फ्लोरोस्कोपी में लेते हैं, मेमोग्राफी में, डेंटल इमेजिंग में। सीटी स्कैन आप जानते ही हो, फ्लोरोस्कोपी क्या है जिसमें लाइव इमेजिंग लेते हैं, मेमोग्राफी मतलब जो ब्रेस्ट होता है उसकी हम जो एक्सरे लेते हैं, इमेज लेते हैं, उसमें कैंसर ट्यूमर वगैरह देखने के लिए, गांठ वगैरह देखने के लिए। डेंटल यानी दांतों एक्सरे देखने के लिए। रेडियोग्राफी हम नॉर्मल जो जनरल रेडियोग्राफी काम में लेते हैं वो, तो इनमें क्या होता है एक्सरे ट्यूब हमें काम में लेते हैं। फिर देखिए मेडिकल फील्ड की बात करें तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, वाइल्ड इंस्पेक्शन, यानी जो कुछ इंस्पेक्शंस करने के लिए भी हम काम में लेते हैं। इंडस्ट्री यानी जो बड़ी बड़ी होती है ना इंडस्ट्री एरिया, उसमें मटेरियल टेस्टिंग, कुछ मटेरियल टेस्टिंग करने के लिए भी क्या देते हैं हम एक्सरे ट्यूब काम में लेते हैं। यानी रेडिएशन काम में लेते हैं, भाई सीधी सी बात, रेडिएशन की बात करें, एक्सरे ट्यूब जरूरी नहीं है, तो एक्सरे ट्यूब रेडिएशन होनी चाहिए, उसमें रेडिएशन काम में लेते हैं। आगे देखिए रिसर्च में कहाँ लेते हैं, ये क्रिस्टल की कुछ स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टल वगैरह की, तो उसमें हम रेडिएशन काम में लेते हैं। मटेरियल एनालिसिस, यानी किसी मटेरियल का पता लगाने के लिए भी हम काम में लेते हैं। और सिक्योरिटी क्या होता है, जो एयरपोर्ट होता है उसके ऊपर बैग्स जो स्कैनर होते हैं उनको चेक करने के लिए भी हम रेडिएशन काम में लेते हैं। भाई मेन चीज़ आ गई है, लास्ट बच्चा है, इसमें क्या है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से आते हैं एक्सरे ट्यूब में। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एक्सरे ट्यूब का हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा नहीं है। थर्मिक निविशन क्या होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है, स्पेस चार्ज क्या होता है, अब फोकल स्पॉट को डिफाइन करो, हील इफेक्ट को एक्सप्लेन करो, और जो लाइन फोकस प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है,
टारगेट मटेरियल होते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, कौन कौन से होते हैं, एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट में डिफरेंस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक जो रेडिएशन होती है वो क्या होती है, ब्रह्मस्ट्रानिक रेडिएशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? आगे देखो, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन ऑक्सीजन ट्यूब विथ डायग्राम। क्या बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन ट्यूब होती है उसकी बात कर रहा है, वो डायग्राम के साथ में उसकी वर्किंग और उसकी कंस्ट्रक्शन उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब रोटेटिंग एनोड एंड इट्स एडवांटेज, यानी रोटेटिंग एनोड को डिस्क्राइब करना और उसके एडवांटेज के साथ में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एक्सरे प्रोडक्शन मैकेनिज्म, जो एक्सरे प्रोडक्शन की मैकेनिज्म होती है उसको एक्सप्लेन करना है। हील इफेक्ट और लाइन फोकस प्रिंसिपल को डिस्कस करना, दोनों एक साथ में आगे बड़ा क्वेश्चन बन गया। फिर देखिए डिस्क्राइब हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन होता है उसको डिस्क्राइब करना है। कूलिंग मेथड इन एक्सरे ट्यूब, हीट प्रोडक्शन उत्पादन जो होता है उसका और उसके ठंडे करने के जो मेथड होते हैं जैसे कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन वो। फिर देखिए ट्यूब रेटिंग जो होती है उसको और उसकी यूनिट के साथ में उसको एक्सप्लेन करना है। ये सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये थी हमारी कम्प्लीटली एक्सरे ट्यूब। इसमें आपको किसी प्रकार कोई डाउट हो, कोई टॉपिक हमें आपको पूछना हो तो कमेंट करना, उस टॉपिक पे हम डीपली वीडियो बनाएंगे बड़ा। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय।